ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है जी सर। हाँ, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो देखो, जो आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इन केस ऑफ द रेफ्रिजरेशन। अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो ये वाला साइकिल हमें पढ़ना है, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। आपका जो घर में जो रेफ्रिजरेटर है ना, घर में जो फ्रिज होता है या जो आपके एसी होते हैं, है ना, एसी होता है, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं घर में, वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो इसी साइकिल पर वर्क करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, अब इसका नाम अगर देखा जाए सिंपल वेपर कंप्रेशन, जो वेपर्स हैं उन वेपर्स को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। अब वेपर कौन सी वेपर्स होंगी, रेफ्रिजरेंट की वेपर्स। ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स की जो वेपर्स होती हैं, जो रेफ्रिजरेंट है उस रेफ्रिजरेंट की वेपर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और एक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो पढ़ेंगे, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले कि इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, आपका वर्किंग फ्लूइड आपको बताना है। दूसरा, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके, इस रेफ्रिजरेटिंग साइकिल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। और तीसरा, आपको बताना है क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, इसकी सीओपी कैसे निकालते हैं, इसका पीएच डायग्राम ड्रॉ करना है और इसका टीएच डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, कौन कौन सा, टीएच डायग्राम, एक तो टीएच डायग्राम ड्रॉ करना है, पीएच डायग्राम ड्रॉ करना है, फ्लो डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका फ्लो डायग्राम, है ना, किस किस तरीके से कंपोनेंट से फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखो, बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो आपका एयर रेफ्रिजरेशन होता है। एयर रेफ्रिजरेशन ऐसा रेफ्रिजरेशन होता है जिसमें हम एयर को वर्किंग सब्सटेंस की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एक ऐसा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है जिसमें हम एयर को वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस की तरह यूज करते हैं। लेकिन जब हम सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात करेंगे तो हम इसमें एयर की जगह पर एक नए वर्किंग सब्सटेंस को यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। क्लास में मैं बता चुका हूं कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है। ठीक है, सो इट इज एन इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल which is suitable with a suitable working substance. तो जनरली it has a working substance called refrigerant. इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। अब रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इन दिस साइकिल द रेफ्रिजरेंट अंडरगोज इनटू अ फेज चेंज साइकिल। मतलब ये हो गया कि इस केस में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट हमें तब मिलेगा जब आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो फेज चेंज होगी, उसकी रेफ्रिजरेंट की क्या होगी, फेस चेंज। फेस चेंज का मतलब है कभी आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड में होगा, लिक्विड फेस में होगा, कभी वो गैसियस फेस में होगा, इस तरीके से। ठीक है, कभी लिक्विड में होगा, कभी गैसियस फेस में होगा। तो इन फेसेस की वजह से हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो ये रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट इट इज अ वर्किंग सब्सटेंस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड चेंजेस इट्स फेस ड्यूरिंग द साइकिल। साइकिल के टाइम पे उसकी फेस चेंज होती रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, इन दिस साइकिल, कौन सा साइकिल की बात कर रहे हैं, वेपर सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल, द रेफ्रिजरेंट अंडरगोज ए फेस चेंज साइकिल। तो जो रेफ्रिजरेंट है वो कभी आपका लिक्विड में रहेगा, कभी आपका वेपर में रहेगा। तो कब लिक्विड में होगा, कब वेपर में होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन दिस साइकिल आर कंप्रेसर। पहला जो कंपोनेंट है वो कंप्रेसर है, दूसरा कंपोनेंट है कंडेंसर है, तीसरा कंपोनेंट आपकी एक्सपेंशन डिवाइस होती है, और चौथा कंपोनेंट क्या होता है आपका, इवेपोरेटर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, ये चारों कंपोनेंट आपको याद। आपका जो फ्रिज होता है उसमें भी यही 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या, कंप्रेसर होता है, इसके बाद कंडेंसर होता है, इसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस होती है, और इसके बाद क्या होता है, इवेपोरेटर। ठीक है, ये पार्ट्स, इसके पार्ट्स याद होने चाहिए आपके पास। इसके बाद आपको इसके कंपोनेंट्स मतलब वही पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके अंदर रेफ्रिजरेटिंग साइकिल के, वो 4 पार्ट आपको याद रखने हैं। पहला कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर याद रखने हैं, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर, ये 4 पार्ट्स हैं।
और इसमें 4 प्रोसेसेस होती हैं। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस। वो चारों प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। तो दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवेपोरेटर, एंड कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। तो वो डिस्कस करेंगे। अब ये जो चीजें हैं वो मैं अभी आपको ये छोड़ करके अब सीधा इसका डायग्राम जो है उस डायग्राम पर लेके चलता हूं, वहां से आपको समझाता हूं क्लियरली, ठीक है। तो यहां से हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस को, चीजें यहां से क्लियर होंगी और होता क्या है ये सब चीजें, हालांकि पता नहीं ये डायग्राम आपको दिख रहा है, स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है भाई। ये डायग्राम दिख रहा है? yes, ये है आपका फिगर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। ये वेपर कंप्रेशन साइकिल का आपका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दिस साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल्स आर, नंबर 1, पहला जो आपको डिवाइस दिख रही है वो आपका कंप्रेसर है, ये दिख रहा है कंप्रेसर। दूसरी डिवाइस क्या है? कंडेंसर है। तीसरी डिवाइस क्या है? एक्सपेंशन डिवाइस है। और चौथी डिवाइस क्या है? एवेपोरेटर है। EVAPORATOR। ये चारों डिवाइसेस के नाम समझ में आ गए? हाँ जी, समझ में आ गया ना? यस सर। अब इसमें होता क्या क्या है ये सुनो। सबसे पहले अगर ये 4 डिवाइसेस हैं, इन 4 डिवाइसेस में ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो फ्लो डायग्राम है, इस फ्लो डायग्राम में हालांकि एरो गायब दिख रहा है मुझे, इसमें बेटा एरो और बनाना है शायद। ये इस तरीके से एरो, ये इस तरीके से फ्लो होगा इसके अंदर रेफ्रिजरेंट, है ना। ये चैनल्स बने हैं ना अंदर, ये लाइनिंग्स बनी है, तो ये चैनल बता रहा है इसमें क्या फ्लो होगा? रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा। इसमें आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर। अब जो रेफ्रिजरेंट है, वर्किंग फ्लूइड जो हम गैस बोल रहे थे अभी तक लास्ट टाइम लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, अब होता क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। स्टार्टिंग देखो, हमें स्टडी करनी होती है तो कोई ना कहीं से किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा कंप्रेसर से, कंप्रेसर से स्टार्ट करूंगा और कंप्रेसर से स्टार्ट करने के बाद फिर कंडेंसर पे जाएंगे, कंडेंसर से जाएंगे एक्सपेंशन डिवाइस, ठीक है। 4 डिवाइसेस हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर। अब देखो ये आपकी पहले फ्रीजर में मैं इमेजिन करा देता हूं कि कौन सी डिवाइस कहां होती है, ठीक है, और किस डिवाइस में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इमेजिन कराता हूं कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो आपकी किस डिवाइस में। फ्रिज तो सबके पास है। अब देखो सबसे पहले आपने देखा होगा उसके पीछे कंप्रेसर रखा होता है, उसके पीछे क्या रखा होता है? कंप्रेसर रखा होता है। उस कंप्रेसर में क्या होता है? रेफ्रिजरेंट जाता है। क्या जाएगा? वेपर जाएंगे, लिक्विड जाएगा, क्या जाएगा अभी ये भूल जाओ, अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। इसके बाद कंडेंसर, पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप की ट्यूब्स जा रही होती हैं ऐसे करके, है ना, फ्रीजर के पीछे, और ये लंबी लाइन्स होती हैं। तो ये आपका कंडेंसर होता है। ये आपका क्या होता है? कंडेंसर होता है। इसके बाद होती है एक्सपेंशन डिवाइस। अब ये एक्सपेंशन डिवाइस क्या होती है? जनरली एक ये एक्सपेंशन डिवाइस वो डिवाइस होती है जहां पर एक्सपेंशन हो रहा होता है। तो आपकी जो आपका जो फ्रिज होता है, उस फ्रिज के अंदर कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैपिलरी। जैसा कैपिलरी सर नीचे होता है ना? हाँ, नीचे होती है, पतली सी ट्यूब होती है। मैं बता रहा हूँ कैसा उसका डायग्राम, इसका फिगर में बता रहा हूँ। लैब में देखा था, लैब में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो होती है कुछ इस तरीके की ट्यूब, मैं बता देता हूँ आपको कैसी होती है। एक बहुत पतली सी ट्यूब होती है, ऐसा करके होगा, आप लोगों ने देखा होगा, गोल गोल सी जा रही होती है, ऐसे करके निकली होती है ना, फ्रिज के पीछे लगी होती है कंप्रेसर से, ठीक है, कंडेंसर के बाद लगी होती है। और एवेपोरेटर वो वाला पोर्शन होता है जहां पे आपको फ्रिज होता है ना, फ्रिज अंदर गेट खोलने के बाद अंदर जहां बर्फ जमाने के लिए रखते हैं। हाँ, जो एक छोटा और एक बड़ा, मतलब चौड़ा सा नीचे से, हाँ, ऊपर होता है जहां पे बर्फ जमाने के लिए रखते हैं ना, उसके चारों ओर ट्यूब्स इस तरीके से राउंडेड रहती है उसके चारों ओर, ठीक है। वो आपका फ्रीजर होता है, वो आपका इवेपोरेटर होता है जहां से एक्चुअल में हीट जो भी आप, हालांकि होता पूरा कैविटी है जहां पर हमें हीट रिजेक्ट करनी होती है, क्योंकि सारी चीजें हम अंदर ही रखते हैं फ्रिज को खोलने के बाद, वो आपका पूरा फ्रीजर ही रहता है। लेकिन मोस्ट इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है वो ऊपर वाले केसेस में मिलता है जी, जहाँ पे हाई कूलिंग और लो कूलिंग होती है। बस, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई चारों पार्ट समझ में आ गए कि किस कंपोनेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। चारों पार्ट्स हो गए, कौन सा कंपोनेंट कहाँ होता है मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, प्रोसेस होता है प्रोसेस 1 to 2। पहला प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस 1 to 2, ठीक है।
1 to 2 प्रोसेस जो होता है वो किस डिवाइस में होता है भाई? किस डिवाइस की बात कर रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग से क्या बोला है? कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस 1 to 2 किस में होगा? प्रोसेस 1 to 2 विल बी इन द कंप्रेसर। और कंप्रेसर में क्या होता है? कंप्रेस करते हैं चीजों को। यस। चीजों को क्या करते हैं? 1 to 2 कंप्रेस करते हैं ना चीजों को। जब आप चीजों को कंप्रेस करोगे, आप ये बताओ उस टाइम पे आपके पास रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड फेस में होगा या गैसियस फेस में होगा? गैसियस फेस में। भाई लिक्विड को थोड़ी ना कंप्रेस करोगे आप, कंप्रेस तो गैस हो सकती है, लिक्विड तो इनकंप्रेसिबल नेचर का होता है। इसीलिए याद रखना है कि जो प्रोसेस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस 1 to 2 वो कंप्रेसर के अंदर हो रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं? आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वेपर्स होती हैं उन वेपर्स को हम कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेसर के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? आइसेंट्रोपिक। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आप लोगों को बोला था। यस सर। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इनटू द कंप्रेसर। अब किसका कंप्रेशन होता है आइसेंट्रोपिकली? लो प्रेशर। अब देखो कंप्रेसर में क्या होगा? अगर प्रेशर कंप्रेसर किसी चीजों को बढ़ाएं, किसी चीजों को कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। है ना? प्रेशर बढ़ेगा तो कंप्रेस करने के बाद बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्रेस करने से पहले जो वेपर्स हमारे पास होंगी रेफ्रिजरेंट की, वो लो प्रेशर की होगी कि नहीं? भाई लो प्रेशर की होगी तभी तो कंप्रेसर से उनका प्रेशर बढ़ाएंगे। और लो टेम्परेचर की होंगी। तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स जो होती हैं वो हम कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? तो कंप्रेसर क्या कर रहा है? प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ द लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर्स इनटू द कंप्रेसर। ठीक है? आइसेंट्रोपिकली उन वेपर्स को हम कंप्रेस कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है? अब वो जो वेपर्स हैं लो प्रेशर लो टेम्परेचर से कंप्रेसर के बाद किस में बदल जाएंगी? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स में बदल जाएंगी। समझ में आ गया? यस सर। तो कंप्रेसर में क्या हुआ? इनपुट में क्या आ रहा है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट की वेपर्स जो होती हैं वो कंप्रेस होती हैं आइसेंट्रोपिकली कंप्रेसर के अंदर, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये वाला समझ में आ गया कंप्रेसर का काम क्या होता है? जी सर। अब देखो ये कंप्रेसर क्या करेगा? यहां पर देखो, इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन आप देखो, इस लाइन को आप इमेजिन कर पा रहे हो? इस लाइन में, ये वाली लाइन जो देख रहे हो आप, इस लाइन में क्या है? जो कंप्रेसर है एक वाल्व से सक करता है और दूसरे वाल्व को डिस्चार्ज करता है। भाई कंप्रेसर क्या करेगा? एक जगह से सक करेगा। सक करता है क्या नहीं करता है? भाई सक्शन होता है क्या नहीं? कंप्रेशर yes, आपने देखा होगा जो एयर कंप्रेशर होते हैं, जब हवा भरवाते हो आप जी, है ना, तो वो क्या करते हैं? एयर एटमॉस्फेयर से एयर एक वाल्व से सक करता है और जो ड्रम होता है उस ड्रम के अंदर कंप्रेस करके मतलब भरता जाता है, और बाद में हम डिस्चार्ज करते हैं उसको। तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इवेपोरेटर से लेकर के कंप्रेसर के बीच वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं सक्शन लाइन। क्या बोलते हैं? सक्शन लाइन। सक्शन लाइन बोलते हैं। तो कभी कभी आप लोगों को याद रखना है कि अगर हो सकता है अगर नहीं सक्शन लाइन, तो ये आपकी सक्शन लाइन होती है, ये वाली सक्शन लाइन, जिसमें क्या होता है कि कंप्रेसर लो टेम्परेचर लो प्रेशर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स को सक करता है। ठीक है? और क्या करता है? आइसेंट्रोपिकली उनको कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स को वो क्या कर देता है? डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है? ओके? यस सर। अब तो आप देख सकते हो ये जो ये वाली जो लाइन दिख रही है, कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच वाली लाइन, तो यहां पर क्या हो रहा है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स डिस्चार्ज हो रही हैं, तो ये लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी? डिस्चार्ज लाइन। तो इसको हम डिस्चार्ज लाइन भी बोलते हैं। ठीक है? कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली, ये डिस्चार्ज लाइन है, और इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच वाली लाइन क्या है? सक्शन लाइन। समझ में आ गया? चलिए। अब एक बात और बताओ, कंप्रेसर किसी चीज को कंप्रेस कर रहा है, टेम्परेचर भी यहां पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाई प्रेशर चीजों को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? है ना? बताओ। जी सर।
टेम्परेचर बढ़ेगा। Yes, sir. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स हमें मिलेंगी, ठीक है, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स हमें मिलेंगी। तो याद रखना इसको हॉट गैस लाइन भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसको? हॉट गैस लाइन भी, इसको याद रखना। अब बताओ पहला वाला प्रोसेस 1 to 2 क्लियरली समझ में आ चुका है आप लोगों को कि क्या हो रहा है? लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर वो आएंगी, कंप्रेसर सब करेगा उनको, आइसेंट्रोपिकली उनको कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करने के बाद उनको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है नहीं सर। पहले वाले डिवाइस का काम समझ में आ गया। कंप्रेसर के बारे में चीजें समझ में आ गई, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या क्या ऑपरेशन वहां पे हो रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली डिवाइस कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर क्यों लगाते हैं भाई? हीट को रिजेक्ट करने के लिए। क्यों? हीट को रिजेक्ट करने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्या है कि ऐसा क्यों हमने किया कि इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ाया? यहां पे आपने देखा कि भाई हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर तक जब हमने कंप्रेस किया तो टेम्परेचर क्यों बढ़ाया? क्योंकि अगर हमें एटमॉस्फेयर में, भाई हीट कहां रिजेक्ट करते हैं? एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते हैं। तो जब हीट रिजेक्ट करेंगे तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टू लो ही तो हीट का ट्रांसफर होना चाहिए, हाई से लो ही तो होगा। ठीक है। yes, कंडेंसर में क्या होगा? कंडेंसर में क्या होगा? जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स हैं वो कंडेंसर में आएंगी और कंडेंसर से क्या हो जाएगी? हीट रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो हीट रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्शन होगा। क्या होगा? हीट रिजेक्शन। और याद रखना जब भी हीट एक्सट्रैक्शन होगा और या हीट रिजेक्शन होगा, ठीक है, या तो हीट एक्सट्रैक्ट होती है या हीट रिजेक्ट होती है। जब भी हम हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं, याद रखना है आपको, फिर भूल ना जाना, हीट एक्सचेंजर जहां होता है, हीट एक्सचेंजर जहां भी आपका हीट एक्सचेंजर लगा होता है वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक। कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक। ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इज इट क्लियर? बोलो हेलो, आर यू गेटिंग? यस सर, यस सर। हाँ, तो जहां भी हीट एक्सचेंजर होगा वहां कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो वही है, जब हम कंडेंसर की बात करेंगे तो कंडेंसर क्या भाई? कंडेंसर एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही तो है ना? सो प्रोसेस 2 to 3 क्या है? प्रोसेस 2 to 3 क्या होगा? ये आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इनटू द कंडेंसर, है ना भाई? यहां से यहां तक देखा, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। और 2 to 3 प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इनटू द कंडेंसर फ्रॉम द कंडेंसर। ठीक है। कंडेंसर में क्या हो रहा है? आइसोबारिकली हीट रिजेक्ट हो रही है। कहां को? टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट हो जाएगी। अब बताओ, जब रेफ्रिजरेंट वेपर्स यहां पर आ गई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स जो प्रोसेस 2 to 3 तक जाएंगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? क्या कंडेंसर में प्रेशर डाउन हुआ? बोलो बोलो ना। क्या चीज? कंडेंसर में प्रेशर डाउन हुआ क्या? यस। अच्छा, नहीं मतलब, अरे अभी बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा भाई। अच्छा हाँ जी जी। हाँ, तो प्रेशर डाउन नहीं हुआ, मतलब प्रेशर जहां, आवाज बंद करो, जहां अभी भी कंप्रेसर में प्रेशर हाई था यहां भी प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब हाई प्रेशर रहेगा। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर मॉडरेट भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर आपका मॉडरेट रहता है ना, या हाई भी रहता है। लेकिन अब जो रेफ्रिजरेंट वेपर्स थी यहां पर क्या थी हमारे पास? रेफ्रिजरेंट की वेपर्स। तो जैसे ही आप हीट निकाल दोगे, यहां से हीट रिजेक्ट हो जाएगी सराउंडिंग्स को। अब वो वेपर्स जो है रेफ्रिजरेंट की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड में। ठीक है, समझ में आ गया? तो कंडेंसर में क्या होता है? हीट रिजेक्ट करते हैं और जो वेपर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। भाई चीजों को कंडेंस करने का मतलब क्या है? वेपर किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। वही तो कंडेंस होता है। कंडेंसर का मतलब कंडेंस करना किसी चीज को, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट वेपर थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर
रेफ्रिजरेंट लिक्विड में या लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमने देखा कि जो कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस के बीच में जो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो किस स्टेट में है, किस फेज में है, बोलो बताओ ना। अरे किस फेज में है बोलो भाई, लिक्विड फेज में है कि नहीं? अरे ये लिक्विड है कि नहीं? यहां पर ये वेपर थी तो कंडेंसर के बाद ये लिक्विड में चेंज हो गई, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड वेपर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडेंसर में जैसे हीट रिजेक्ट की, सो ड्यू टू द हीट रिजेक्शन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों डिवाइसेस में समझ में आ गया कि कंडेंसर ने क्या किया और कंप्रेसर ने क्या किया, है ना? यस सर। कंडेंसर में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और कंप्रेसर में क्या हो रहा है? एंट्रोपी कांस्टेंट, है ना? ठीक है। चलिए अब होगा क्या, ये जो हाई प्रेशर वाली हाई प्रेशर की जो और हाई टेम्परेचर की जो रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, अब हम उसको एक्सपेंशन डिवाइस से पास करेंगे। किससे? एक्सपेंशन डिवाइस से। ठीक है। तो जनरली हम एक कैपिलरी ट्यूब से जो नॉर्मली अगर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं तो यहां पर हम एक्सपेंशन डिवाइस से इसको पास करते हैं, और यहां जो प्रोसेस होता है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, मतलब एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द एक्सपेंशन डिवाइस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है? आइसेंथैल्पिक। आइसेन का मतलब होता है कांस्टेंट, एंथैल्पिक का मतलब है एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। एच जो है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जो कैपिलरी ट्यूब जो होती है या जो आपकी एक्सपेंशन डिवाइस होती है, एक्सपेंशन डिवाइस में जो आपका प्रोसेस होगा वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, और इसमें होगा क्या? रिमेंबर, एक्सपेंशन होता है ना? आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है। अब होगा क्या इसमें, जो आपकी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, अगर एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर डाउन होगा, रिमेंबर, टेम्परेचर भी डाउन होगा, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में ही रहेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा। ठीक है। हालांकि क्योंकि होता यह है कि जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपकी वेपर्स होती है उनको बहुत छोटे से पैसेज से पास किया जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पैसेज से, है ना? वेपर्स को बहुत छोटे से पैसेज से पास किया जाता है, यहां से पास करेंगे हम, और पास करने के बाद क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी बहुत हीट डेवलप हो जाती है ना? हीट डेवलप हो जाती है, जिससे हमें कभी कभी थोड़ी सी वेपर्स यहां देखने को मिलती है, लेकिन उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें जनरली मिलता है, बट थोड़ी बहुत हमें वेपर्स भी मिल सकती हैं रेफ्रिजरेंट की बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था क्लास में। मैंने बोला था कि जब हम अपने लिप्स को, अपने होठों को थोड़ा सा खोलते हैं और अंदर से हवा, है ना, अंदर से जब हम हवा फूंक मारते हैं तो हवा ठंडी आती है कि नहीं? हेलो सर। तो वो इसीलिए होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब हम रेफ्रिजरेंट को या लिक्विड को जब हम छोटे से पैसेज से बहुत पार्शियली ओपन्ड चैनल से पास करते हैं तो वहां पर एक्सपेंशन होता है, और उस एक्सपेंशन में जो प्रोसेस होता है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो भी प्रेशर है वो सडन ड्रॉप हो जाता है और टेम्परेचर भी सडनली ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। बट जो उसकी एंथैल्पी है वो एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। yes, sir. तो जब हम कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या अवेलेबल है? लो प्रेशर लो टेम्परेचर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट की लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास रेफ्रिजरेंट। ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब ने क्या किया या एक्सपेंशन डिवाइस ने क्या किया, ये चीजें आपको पता है। इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, मतलब एंथैल्पी यहां पर कांस्टेंट रहने वाली है। अब जो आपकी चौथी डिवाइस है और लास्ट डिवाइस जो है उसको हम बोलते हैं एवेपोरेटर। और एवेपोरेटर क्या है? एवेपोरेटर वो डिवाइस होती है जहां पर एक्चुअल हीट एक्सचेंजन या हीट
जो आप रिमूव करना चाहते हो जहां से, या जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हो, वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहां पर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो क्या है, इवेपोरेटर में क्या होगा, हीट एक्सट्रैक्ट होगी, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी कूल। तो हीट एक्सट्रैक्शन जो हम QL बोलते थे ना, वो यहां पर है, और QH बोलते थे वो कंडेंसर में है ना। आपको याद होगा QH और QL वो वाला वो हीट है जो हम ऑब्जेक्ट से निकालते हैं। जैसे अगर हमें सब्जियां ठंडी करनी होती हैं या वाटर से बर्फ जमानी होती है, तो वो यहां पर होता है। तो यहां क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी कूल्ड। जिस ऑब्जेक्ट को आप कूल करना चाहते हो वहां पर हीट एक्सट्रैक्शन होगा। अब एक बात बताओ, इवेपोरेटर क्या है? इवेपोरेटर एक हीट एक्सचेंजर है या नहीं है? बोलो, इवेपोरेटर एक हीट एक्सचेंजर है कि नहीं? हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ, बोलो भाई। यस सर, ठंडा करता है ना, मतलब ये तो किसी को। हाँ हाँ भाई, ठंडा ही तो करेगा, ये फ्रीजर है जी। आप यस देखो, सर। ये होता क्या है कि इस तरीके का चैनल है, मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुको। आपका फ्रीजर ऐसे ही तो होता है, जी सर। ऐसा फ्रीजर होता है। हम क्या करते हैं, पानी यहीं तो रखते हैं, यस सर, स्टोर। यहां मान लिया पानी आपने रख दिया, जो भी कुछ चीज है जिसको आपको ठंडा करना है, सेब वगैरह कुछ भी रख दिया। होता क्या है, होता ये है कि जो आपकी ये एवेपोरेटर है ना, एवेपोरेटर में ट्यूब्स होती हैं, एवेपोरेटर ट्यूब, वो ट्यूब इसके चारों ओर लिपटी हुई होती है, इस तरीके से, इसके चारों ओर ट्यूब इस तरीके से लिपटी हुई होती हैं, अलोंग इट्स लेंथ, इस तरीके से लिपटी हुई होती हैं। ठीक है, इसके चारों ओर लिपटी हुई होती हैं। अब होगा क्या, जो ट्यूब्स होती हैं वो ट्यूब में क्या फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है ना, ट्यूब में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, और रेफ्रिजरेंट कैसा है, ठंडा है, लो टेम्परेचर का है, लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है कि नहीं, बोलो। यस सर। अब वो लो टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट आपके पास अवेलेबल है, वो लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है, और जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, मान लिया सेब रखा है, सेब का टेम्परेचर मान लिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, 40, और जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर माइनस के 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा, क्या होगा, इस सेब में से हीट जाएगी किसमें, रेफ्रिजरेंट में। तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इस सेब से हीट ले लेगा और अपने टेम्परेचर को इंक्रीज भी करेगा, है ना, अपने टेम्परेचर को क्या करेगा, चेंज करेगा, बोलो सर। या टेम्परेचर चेंज करेगा, या टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो फेस को चेंज करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, यहां से सेब में से हीट लेना स्टार्ट करेगा और सेब को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, सेब को ठंडा कर देगा। आपका जो फ्रूट है, जो भी सब्जियां वगैरह होंगी वो ठंडी हो जाएंगी, और आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा था, कहां से आ रहा था लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहां से, वो क्या करेगा, जैसे ही हीट लेगा यहां से, वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। भाई अगर हीट दे रहे हो, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बोलो। सर वेपर में बदल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है यहां से आया, आने के बाद हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द साइकिल हाउ योर रेफ्रिजरेंट इज ऑपरेटिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल यही है, जिसमें कभी आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड फेस में होता है, कभी आपका रेफ्रिजरेंट गैसियस फेस में होता है। सारी डिवाइसेस में कहां कहां क्या क्या चीजें हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आप एक बात मुझे बताओ, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किस डिवाइस में मिलता है, सबसे पहले बताओ मुझे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बताओ। सबसे पहले ये बताओ, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किस डिवाइस में मिलता है, बोलो। अरे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट नहीं पता तुम्हें, कूलिंग कहां हो रही है, हेलो,
वो क्या बोलते हैं इसको? इवेपोरेटर। इवेपोरेटर। भाई यहीं पे तो कूलिंग हीट कहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्ट से, यही तो ठंडे हो रहे हैं हाँ 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 object समझ। आपके। इवेपोरेटर इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में तो यहाँ आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है, यस सर। है ना। अच्छा ये बताओ सक्शन लाइन किस किस के बीच की लाइन होती है? सक्शन लाइन किस किस के? कंप्रेसर और इवेपोरेटर के। हाँ बिल्कुल ठीक है। डिस्चार्ज लाइन? डिस्चार्ज लाइन हो गया। ये रहा कंप्रेसर कंडेंसर कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में। कंडीशनर और कंप्रेसर के बीच में। कंडेंसर और कंप्रेसर के बीच में। हाँ कंप्रेसर के बीच में। और लिक्विड लाइन? लिक्विड लाइन सर वो ये सर, उधर liquid ही line के हाई बीच में। हाई ये ना थर्ड और फोर्थ के बीच में। हाँ कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस के बीच में ना। एक्सपेंशन Yes, डिवाइस। sir. हाँ, तो और जो अगर हम बात करेंगे इवेपोरेटर में कौन सा प्रोसेस होता है? आइसो नहीं क्या बता रहे थे? आइसोबारिक। अच्छा आइसोबैरिक। आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जी आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन इनटू द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में हीट एक्सट्रैक्ट होती है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है क्योंकि एक तरीके का हीट एक्सचेंजर ही है, ठीक है। आपको जी सर। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें कहाँ मिलता है? इस पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है बताओ, किस जगह मिलेगा? इवेपोरेटर इवेपोरेटर में। यस सर। सर क्योंकि यहाँ पे ठंडा करना पड़ता है ना उसे, तो हाई टेम्परेचर चाहिए ना। अच्छा। कूलिंग पर्पस के लिए। बेटा यहाँ नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है तुम्हें? लो टेम्परेचर लिखा है यहाँ तो क्लियरली। जी तो सर ये तो हाँ ठीक ठीक। कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर? ये रहा कंप्रेसर के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर्स। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर मिलता है वो कंप्रेस करने के बाद मिलता है, ठीक है। जी सर। कंप्रेसर के बाद। यस। और आपको ये पता होना चाहिए कि कंडेंसर के बाद जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड स्टेट में होती हैं। तो आपको स्टेट भी पता होना चाहिए कि कंप्रेसर के बाद वो लिक्विड में है या वेपर फेस में है। वेपर में। आप देख रहे हो कि जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो किसमें ऑपरेट हो रहा है? इट इज ऑपरेटिंग इन अ साइकिल चेंजिंग इट्स फेस ड्यूरिंग द साइकिल। साइकिल के टाइम पे अपनी फेस को चेंज कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं। अब देखो इस साइकिल का नाम क्या है? वेपर कंप्रेशन। मतलब हम वेपर्स को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। तो देखो एवेपोरेटर में क्या होगा, जैसे ही आपकी जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसने जो ऑब्जेक्ट थे हमारे, सब्जी वगैरह हो गई, वहां से हीट ली तो वो किस में बदल गई? वेपर में बदल गई। क्यों? वेपर में बदल गई कि नहीं बदल गई? वेपर में बदलने के बाद उन वेपर्स को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये बताओ हम कंप्रेस क्यों कर रहे हैं, टेम्परेचर फालतू में हम क्यों बढ़ा रहे हैं, जबकि हमें बाद में हीट रिजेक्ट करनी ही करनी है। क्यों जी भाई? बाद में हीट रिजेक्ट कर ही तो रहे हैं, तो क्यों बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर? वर्क क्यों दे रहे हैं फालतू में? वर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर हमें सराउंडिंग को टेम्परेचर, सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करना है तो सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हम हीट एक्सचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपको खुद से बना करके देखना है। कई बार कोई प्रोसेस नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यस सर। चलिए अब मैं सारी प्रोसेस को एक बार में डिवाइड करा देता हूं आप लोगों को। जी सर। अब जो मैंने बताया ना बस वही है, वही सब है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो प्रोसेस 1 to 2 क्या था, कहां हो रहा था प्रोसेस 1 to 2 बताओ? आइसोट्रोपिक में। आइसोट्रोपिक नहीं, आइसेंट्रोपिक। सेंट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेशन। 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इनटू द कंप्रेसर, सही है कि नहीं? यस सर। और देखो ये आपका कंप्रेसर था, ठीक है जी सर। इस कंप्रेशन में क्या हो रहा था, यहां पर प्रोसेस 1 थी और इसके बाद प्रोसेस 2 यहां पर थी। यहां पर लो टेम्परेचर लो प्रेशर की रेफ्रिजरेंट वेपर्स आई और यहां पर कंप्रेस हो गई। यस सर। और यहां हमने क्या सप्लाई किया? वर्क, ठीक है। यहां क्या सप्लाई किया हमने? वर्क। जब हमने वर्क सप्लाई किया तो आप एक बात देख लो, यहां पर एंथैल्पी क्या हो जाएगी? H2, है ना। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे ना, यहां पर एंथैल्पी H2, यहां पर एंथैल्पी
H1 H1 भाई, यहाँ पर एंथैल्पी H1, यहाँ पर एंथैल्पी H2। H2 H1 ये रहा और H2 ये रहा। तो क्या करना है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे। तो एनर्जी इन इज इक्वल्स टू एनर्जी आउट। इसका yes sir फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं ना, इसका एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं सीओपी का। तो देखो Yes, अंदर sir. कौन सी एनर्जी जा रही है, इस कंप्रेसर को एक सिस्टम मान लेंगे। तो एक तो वर्क अंदर गया और H1 अंदर गया। तो देखो H1 प्लस W सही है, इट इज इक्वल Yes, टू sir. H2, इट इज इक्वल टू H2। तो सही लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पर, जी सर कोई दिक्कत? तो Yes, W yes. W क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। H1 पहला समझ में आ गया। चलिए अब Yes, दूसरा sir. हम बात Yes, sir. करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर का समझ में आ गया। Isobaric. हाँ, अब आइसोबारिक आइसोबारिक हीट आइसोबैरिक हीट हीट रिजेक्शन टू द जिसमें रिजेक्ट कर रहा है ना हीट बाहर निकालता है। तो आइसो प्रोसेस 2 to 3 हो गया। आइसोबारिक हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, कंडेंसर में हो रहा था आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो कंडेंसर Yes, क्या sir. है, ये आपकी डिवाइस थी, कंडेंसर था। जी यहां पर क्या था प्रोसेस, 2 से लेकर के 3 तक हो रहा है। यस सर। यहां पर एंथैल्पी कितनी है, H2। H2 यहां पर एंथैल्पी H3 कितनी है, और यहाँ पर H3 रिजेक्ट क्या हो रहा है, हीट मतलब हीट रेजिस्टेंस रिजेक्शन, जिसको मैं QH मान लेता हूं। ठीक है, यस सर अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो एनर्जी आ कौन सी रही है, एन कौन सी है, H2। तो ये हो H2 गया H2, इट इज इक्वल्स टू, जा कौन सी रही है H3 एनर्जी, ये बाहर जा रही है इससे, H3 H3 जा रही है बाहर और HR जा रही है हाँ, बाहर। H3 प्लस yes sir HR, रिजेक्शन H3 प्लस HR हो गया कि नहीं। यस सर हो Yes, तो sir. गया। यहां से हीट रिजेक्शन किसके बराबर हो गया, हीट रिजेक्शन इज इक्वल्स टू H2 H2 माइनस। H2 मैंने H3 के S3 ये हो गया क्लियर, समझ में आ गया। जी चलिए Yes, सर। sir. इसके बाद तीसरी डिवाइस कौन सी थी, एक्सपेंशन डिवाइस, आइसेंथोल्पिक थैल्पिक। हाँ, आइसेंथैल्पिक। थैल्पिक ठीक है, तो Expansion. प्रोसेस 3 to 4, अगली थी प्रोसेस 3 to 4 3 to 4, जो क्या थी, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन इनटू द एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, जी सर। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन इनटू द एक्सपेंशन डिवाइस। स्पेलिंग लिख देता हूं, LPHI अच्छा PIC हाँ लिखा हुआ नीचे लिखी है ना। हुई अब एक बात और Yes, समझ लो, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। थ्रोलिंग थ्रॉटलिंग, थ्रोटलिंग THRO, अच्छा T भी है हाँ Double LING थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसोथैल्पिक आइसोथैल्पिक नहीं, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक हाँ, आइसेंथैल्पिक का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एंथैल्पी कैसी रहेगी, जी कांस्टेंट Constant. रहेगी। अब ये आपकी एक्सपेंशन डिवाइस थी। ठीक है, यहां पर कौन सा प्रोसेस था, कौन सा पॉइंट था, 3, और यहां पर कौन सा था, 4। क्या आपने इसमें से कहीं एनर्जी बाहर गई, नहीं गई। यहां पर एंथैल्पी क्या थी, H3, यहां एंथैल्पी क्या थी, H4, और ये दोनों एंथैल्पी, इस प्रोसेस में क्या होगा, एंथैल्पी कैसी रहेगी, एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, बराबर इसका रहेगी। मतलब हो गया H3 की इक्वल वैल्यू रहेगी। Yes, sir. H4 के बराबर होगी। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं सर। ये वाला No, समझ में sir. आ गया। और प्रोसेस 4 to 1, यस सर लास्ट प्रोसेस हो गया प्रोसेस 4 to 1। Isobaric. आइसोबारिक क्या, आइसोबैरिक हीट एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी कूल्ड। कोल्ड इनटू द इनटू द इवेपोरेटर हाँ, तो इवेपोरेटर में होगा ये वाला प्रोसेस, है ना। क्या है प्रोसेस 4 to 1, क्या है, आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी कूल्ड। जिस ऑब्जेक्ट को आपको ठंडा करना है वहां से हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जी, प्रोसेस सर। कहां हो रहा है, इनटू द इवेपोरेटर। तो देखो ये आपका इवेपोरेटर है। यहां पर कौन सी प्रोसेस थी, यहां पर आपका 4 था, यहां पर क्या है 1, हीट यहां पर हमने क्या की, एक्सट्रैक्ट की, हीट एक्सट्रैक्शन हो गया जिसको हमने QL बोला है। ठीक है, जैसे ही आपने हीट एक्सट्रैक्ट करोगे यहां पर नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी आपको मिल रहा है जिसको हम N से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यहाँ पर एंथैल्पी क्या होगी H4, यहाँ पर एंथैल्पी कितनी हो जाएगी H1। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाओ। एनर्जी इन कौन कौन सी हो रही है, एक तो H4 हो रही है और एक He हो रही है ना, हो रही है कि नहीं, हीट एक्सट्रैक्शन। और इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा H1 माइनस H4 के बराबर, H4। ठीक है। अब आपको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या होता है सीओपी का, सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें कहाँ मिला है, यहाँ मिला H1 और H4, H1 माइनस H4 का डिफरेंस हो गया। और वर्क रिक्वायर्ड कहाँ हो गया, कंप्रेसर में मिला है वर्क रिक्वायर्ड, ये रहा H2 माइनस H1। ये दोनों वैल्यूज रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अभी ये इनकम्प्लीट है। अब बोलोगे सर कंप्लीट कैसे होगा, सुन लो। होता ये है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं जी सर। तो हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए चार्ट आते हैं, है ना, डायग्राम्स आते हैं, टीएस और पीएच डायग्राम। टीएस और पीएच डायग्राम में ड्रॉ करने होते हैं। और हर एक रेफ्रिजरेंट की एक टेबल आती है जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन टेबल, ठीक है। एक बुक आती है, पतली डेटा बुक आती है, जिसमें हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमें दी हुई होती हैं, अलग अलग प्रेशर वगैरह पर, ठीक है। अब देखो इसका जब तक आप टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपका जो फाइनल है वो खत्म है, मतलब इनकम्प्लीट रहेगा ये वाला साइकिल, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है। अब कैसे बनेगा, सबसे पहले देख लो टीएस डायग्राम कैसा बनता है। ये आपका टीएस डायग्राम है, ये इस तरीके से कर्व आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। यस सर। इसके इधर वाली जो लाइन होती है ये लिक्विड लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, लिक्विड लाइन। और इस लिक्विड लाइन के इधर लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो सबकूल्ड रीजन होता है। कैसा रीजन, सबकूल्ड रीजन। इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। कौन सी लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। हाँ, और इस लाइन के राइट वाला जो पोर्शन होता है वो सुपर हीटेड रीजन होता है, सुपर हीटेड रीजन होता है, ठीक है। सुपर हीटेड रीजन समझ में आ गया, कौन सा रीजन कहाँ होता है। जी सर। ये वाली जो लाइन होती है ये कौन सी लाइन होती है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। कौन सी वाली, ये वाली लाइन। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसके ऊपर आप लिक्विड को कितना भी प्रेशर लगा करके वेपोराइज, मतलब लिक्विड में नहीं बदल सकते। इसके ऊपर आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में कभी नहीं आएगा, इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, सबकूल्ड लिक्विड रीजन। नहीं, सबकूल्ड रीजन। अच्छा, सबकूल्ड मतलब है रहता लिक्विड ही है लेकिन वो सबकूल्ड रीजन होता है। इसके राइट वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये कैसी है, ये वाली लाइन सैचुरेटेड, अच्छा, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये आपकी सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी सर। अब अगला ये वाला जो रीजन होगा राइट वाला, इस लाइन के राइट वाला वो सुपर हीटेड रीजन होगा, ठीक है। और इसके और इसके बीच में इन दोनों लाइन के जो बीच वाला जो रीजन होगा ये वाला, ये वेट रीजन में होता है, ठीक है जी। अब बोलोगे सर ये हमें समझा दो क्लियरली, हमें इतनी चीजें ज्यादा समझ में नहीं आई। अभी आप लिक्विड रेफ्रिजरेंट को भूल जाओ, अभी आप रेफ्रिजरेंट को भूल जाओ, अभी वाटर को समझो। किसको समझो, वाटर को, पानी को समझो। वाटर को, पानी को समझ लोगे, वाटर किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा सारा सिस्टम। सुन लो जल्दी से मैं बता देता हूं। मान लिया कि आपके पास क्या है, पानी है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, ठीक है। आपने वाटर को हीट किया, अभी 15 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, मतलब वो इस वाले रीजन में आ गया है। एक बार प्रेशर की बात कर रहा हूं मैंने, एक बार प्रेशर की बात की, तो आपका सिस्टम, आपका जो वाटर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यहां पर आ गया, मतलब इस वाले रीजन में लाई करेगा आपका सिस्टम, ठीक है।
क्योंकि सबकूल्ड रीजन है, सबकूल्ड मतलब लिक्विड की फेस, एक तरीके से लिक्विड फेस में है। अब क्या हुआ, मैंने उसका टेम्परेचर और बढ़ाया और बढ़ाते टाइम ये कितना पहुंच गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तो बताओ ये लिक्विड में ही रहेगा कि वाटर में रहेगा? जो लिक्विड रहेगा, वाटर किस फेस में रहेगा? लिक्विड ही रहेगा ना अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। यस सर। तो जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा वो यहां पर पहुंच जाएगा, इस वाली लिक्विड लाइन पे आ जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड। अब अगर आपने इससे थोड़ा सा और हीट दी, थोड़ी सी और हीट दी, तो आपका जो वाटर है वो वाटर लिक्विड में नहीं रहेगा पूरा, वो वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने बोला कि मैं और हीट दे रहा हूं, तो होगा क्या, अब आपका जो वाटर है वो लिक्विड से धीरे धीरे करके किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में। तो वो इस वाले रीजन में आ जाएगा। इस वाले रीजन का मतलब है कि आपके पास वेपर भी है और लिक्विड भी है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। पहले लिक्विड था, जी सर। फिर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड में आया, अब आपने और हीट दी तो वो जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके भाप में बदलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेपर और में। जैसे ही यहां तक पहुंचे आपका पूरा का पूरा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में बदल जाएगा। तो वो ये वाली लाइन है, यहां पर जैसे ही पहुंच गया मतलब आपका पूरा का पूरा वाटर जो है वो किस में बदल चुका है, स्टीम में बदल गया। लेकिन अभी भी हमारा मन नहीं भरा और हम और हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, रहेगी ये स्टीम ही रहेगा, ये वेपर ही रहेगी, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम या सुपर हीटेड फेस। तो वो राइट वाली साइड में आ जाएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए ओके। अब ये रह गया यार इनकम्प्लीट, ये दोनों डायग्राम में आपको सर समझा पढ़ा देता हूं, जल्दी से करा देता हूँ। सर पढ़ा दीजिए भी। हाँ, आराम से पढ़ाइए, कोई दिक्कत। हाँ। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों डायग्राम, अगर आप लोगों को ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं, अगर आपको ये पूछा जाएगा वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो डायग्राम बनाना है, वो वाला फ्लो डायग्राम बनाना है, सारे कंपोनेंट के बारे में बताने हैं, सीओपी किस तरीके से होती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, और टीएस और पीएच डायग्राम जरूर बनाना है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, ये वाली लाइन होती है, इसमें आप लोगों को मैं पहले कुछ चीजें बता देता हूं कि कौन सी लाइन कैसे करके जाती है, किस तरीके से जाती है। ये देखो इसमें जो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टीएस डायग्राम में आप लोगों को बता रहा हूं ना, टीएस डायग्राम में क्या होता है, जो आइसेंट्रोपिक लाइन होती है, आइसोथर्मल लाइन तो ऑब्वियसली ऐसे जाती है, ये आपकी आइसोथर्मल लाइन ऐसे तो जाएंगी कि नहीं जाएंगी? यस सर। और जो आइसेंट्रोपिक लाइन वर्टिकल जाती है ना, आइसेंट्रोपिकली लाइन वर्टिकली होगी, वर्टिकल लाइन आइसेंट्रोपिक होगी। और जो आपकी आइसोबारिक लाइन होती है वो और देख लो कैसे जाती है। आइसोबारिक लाइन जो होती है वो आपकी ये वाली लाइंस हैं, इस तरीके से जाती है, यहाँ पर इस तरीके से जाएंगी, इसके बाद वेट रीजन में एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी इस तरीके से, और फिर इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी लाइन है, आइसोबारिक लाइन, ऐसे जाती है और ऐसे जाती है। समझ में आ गया आइसोबारिक लाइन कैसे जाती है ना? यहां पर ऐसे जाएंगे तिरछी, फिर स्ट्रेट हो जाएंगी, फिर इस तरीके से जाएंगी। तो ये आपकी आइसोबारिक लाइंस होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आइसोबारिक लाइन जो है टीएस डायग्राम में कैसे वेरी करती है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, उसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए तो टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो कंप्रेसर है मेरा, उस कंप्रेसर के अंदर क्या जा रहा है। देखो आपका जो रेफ्रिजरेटिंग साइकिल है वो दो प्रेशर के बीच में ऑपरेट होता है, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। हाई प्रेशर वो वाला प्रेशर होगा जो कंप्रेसर के बाद वाला होगा, और एक कंप्रेसर से पहले वाला बाद में। यस सर। अब मुझे बताओ कंप्रेसर के अंदर क्या जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने सुन लो, मैंने क्या किया, दो प्रेशर लाइन ड्रॉ कर ली, एक तो ये वाली हो गई लो प्रेशर वाली, और एक ये वाली हो गई। ठीक है, ठीक है, ये आपका कौन सा प्रेशर है? यस। ये कंडेंसर प्रेशर हो गया, या पीटी प्रेशर हो गया, और ये आपका लो प्रेशर हो गया, या कंडेंसर इवेपोरेटर प्रेशर हो गया। एक इवेपोरेटर प्रेशर समझ लो और एक कंडेंसर प्रेशर समझ लो। ठीक है, दोनों चीजें समझ लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, कंप्रेसर में क्या जा रहा था? लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स जा रही थी कि नहीं जा रही थी? बोलो।
हेलो भाई, लो Yes, sir. प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर चीज तो आ रही थी। तो देखो जी सर। लो प्रेशर का मतलब होगा कि वो इस वाली लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। लो टेम्परेचर का मतलब हो गया रेफ्रिजरेंट वेपर्स। तो यहां पर क्या है, लिक्विड है, यहां पर तो लिक्विड है ना, यहां भी Yes, ये sir. लिक्विड वेपर है, मतलब यहां कहीं स्टेट है, इस जगह पर है। आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो अभी किस कंडीशन में है, वन कंडीशन यहां पर है। हम ये मानते हैं Yes, कि sir. आपकी जो वेपर है वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड। जी सर। वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगा आंसर, लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि सैचुरेटेड वेपर्स जा रही हैं, ठीक है, सैचुरेटेड ही मानते हैं। तो 1 से 2 तक क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो आइसेंट्रोपिकली। तो आपको क्या करना है, एक Yes, sir. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है भाई। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वर्टिकली तो जाएगी ऐसे करके। जी अब सर। कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली नीचे तो जाना नहीं है, ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहां से 1 से लेकर के 2 तक आप आइसेंट्रोपिकली क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, और ये तब तक ड्रॉ करोगे जब तक कि हमें अगला वाला प्रेशर रीच नहीं हो जाता है। जैसे ही नेक्स्ट प्रेशर की लाइन हमें मिलेगी वहीं पर हम क्या कर देंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 समझ में आ गया कि ऐसे क्यों गया, यस सर। ठीक है। तो 1 to 2 हो गया। तो ये वाली प्रोसेस क्या हो रही है, कंडेंसर कंप्रेसर में हो रही है। कंप्रेस को हम वर्क सप्लाई करेंगे। अब क्या होगा, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर होता है, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होगी। हीट किस पर रिजेक्ट होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये वाली लाइन कांस्टेंट प्रेशर लाइन है कि नहीं। और जब हीट रिजेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डाउन होगा, हाँ जी, टेम्परेचर डाउन होगा, या आप बोल सकते हो कि जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हम किधर की ओर मूव करेंगे, लिक्विड की ओर मूव करेंगे इधर, ठीक है। तो 2 to 3 यहां तक पहुंच जाएंगे हम। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग यहां से यहां तक कूल करते हैं, कुछ लोग यहां तक कूल करवाते हैं, कभी कभी यहां तक कूल करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है ना। वो आपका रेफ्रिजरेंट किस स्टेट में, उस स्टेट के हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो अभी हमने मान लिया कि हमने जो रेफ्रिजरेंट को कूल किया है, जो ठंडा हुआ है, हीट रिजेक्ट हुई है कंडेंसर के अंदर, वो सैचुरेटेड लिक्विड रीजन तक गई है बस, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड मतलब हम यहां तक पहुंच जाएंगे। ये समझ में आएगा कि ये वाली लाइन यहां से यहां तक कैसे पहुंच गया, ठीक है जी सर। तो कंडेंस हो गई, कंडेंसर के अंदर ये वाला प्रोसेस होगा, यहां पे हीट रिजेक्ट हो जाएगी। अब क्या होता है, अब एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन जो होता है वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। तो ये आप लोग देख रहे हो कि ये डॉटेड लाइन जा रही है एकदम, ये डॉटेड लाइन है ना, वर्टिकल तो नहीं Yes, है sir. क्या ये वर्टिकल लाइन है, नो। ये थोड़ी सी No, sir. तिरछी लाइन है, ऐसे करके जा रही है ना। ये डॉटेड लाइन है। टीएस डायग्राम में आइसेंथैल्पिक प्रोसेस इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और डॉटेड का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस होती है वो इररिवर्सिबल होती है। कैसी प्रोसेस होती है, इररिवर्सिबल। तो याद रखना, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो लाइन है 3 to 4 जो लाइन है, क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर डाउन होता है कि नहीं। P2 से P1 तक प्रेशर डाउन होगा कि नहीं होगा। तो देखो P2 से P1 तक प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो भाई एक्सपेंशन होगा तो कहां से कहां तक होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे तो हम आ जाते हैं। देखो हाई से लो प्रेशर तक जाएंगे तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक कि हम P2 P1 तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो यहां से यहां तक P1 तक पहुंच गए, हीट नहीं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा जो कि 3 to 4 से रिप्रेजेंट होगी। इस तरीके से इसका कर्व ड्रॉ होता है। अब ऐसे क्यों ड्रॉ होगा, क्योंकि आपको एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस लाइन टीएस डायग्राम में इस तरीके से जाती है। डॉटेड लाइन क्यों बनती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी, इररिवर्सिबल प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए हम इसकी बीच की सारी स्टेट का पता नहीं लगा सकते हैं कि बीच में कहां कहां होकर के पास हो रहा है। इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये रीजन आपको पता होना चाहिए, व्हाई दिस आइसेंथैल्पिक लाइन इज डॉटेड नेचर, because this process is irreversible process, hence we denote this process by the dotted line। समझ में आ गया डॉटेड से क्यों रिप्रेजेंट किया। चलिए इसके बाद क्या हो गया, यहां पर एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस में फिर 4 to 1 क्या हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं रह रहा है यहां से यहां तक। और जैसे ही ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या जो लिक्विड होगा आपका, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। और यहां आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, ठीक है।
तो आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा प्रोसेस 4 to 1 तक। ये समझ में आ गया डायग्राम? बताओ टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, आप लोगों को समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? जी सर। आ गया। तो ये टीएस डायग्राम है। जिस तरीके से टीएस डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें आइसोबारिक प्रोसेस ऐसे जा रहा है या आइसेंथेरेपिक प्रोसेस ऐसे जा रहा है, सॉरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इस तरीके से जा रही है। इसी तरीके से हम पीएच डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। पी मतलब प्रेशर, एच मतलब एंथैल्पी डायग्राम। ठीक है, तो प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में बस ये याद रखना है आपको कि जो आपकी आइसेंट्रोपिक लाइन होती है वो इस तरीके से जाती है। ठीक है, इस तरीके से जाती है आपकी आइसेंट्रोपिक लाइन। ठीक है, ये वाली, ओके, इस तरीके से ड्रॉ होती है आइसेंट्रोपिक लाइन। ठीक है, और जो आपकी आइसोथर्मल लाइन होती है वो ये देखो क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये वाली लाइन, ये वाला कर्व ऐसे ड्रॉ होता है, और पीएच जो कर्व होता है, पीएच डायग्राम जो होता है ना आपका, वो ऐसे ड्रॉ होता है। इसलिए तो दोनों के एक तरीके से देख लेना, दोनों को ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग है। इसमें ये इस तरीके से बनता है, और इस वाले में जो टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम में कैसा होता है? ऐसे करके होता है। ठीक है, तो दोनों का तरीका अलग है, ऐसा ना हो उल्टा बना दो आप। तो ये देख लेना एक बार कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, तो इस वाले में ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो जाएगी, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये वाला पॉइंट, ये वाला रीजन सुपरहीटेड रीजन, ये वाला रीजन सबकूल्ड रीजन, और ये वाला रीजन वेट रीजन होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधे ये पी है तो आइसोबारिक लाइन कैसे जाएंगी? ऐसे करके जाएंगी, हॉरिजॉन्टल जाएंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर पॉइंट 1 है, तो सैचुरेटेड पहले तो 2 प्रेशर रेंज हम मार्क कर लेंगे, P1 और P2 जो भी है। तो ये देखो लो प्रेशर तो ये वाली लाइन हो गई, और हाई प्रेशर वाली ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, 1 to 2 क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो मैंने बोला था कि आइसेंट्रोपिक लाइंस कैसे जाती हैं, ऐसे करके जाएंगी। जैसे ही ये P2 तक पहुंचेगी हमें रुक जाना है। आइसोथर्मल लाइन जो होती है वो वर्टिकल आती है यहां से यहां तक, फिर कांस्टेंट हो जाती है और फिर नीचे चली जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी आइसोथर्मल लाइन इस तरीके से जाती है, ऐसे करके जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या आना है? 1 to 2 हो गया। 2 to 3 क्या होगा? 2 से 3 तक कब तक चलेंगे? आइसोबारिक लाइन को फॉलो करते हुए चलना है। कब तक चलना है? जब तक हमारे पास सैचुरेटेड या सबकूल्ड ये वाली लाइन नहीं आ जाती, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो वही है, आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, आपका जो वेपर्स है जब तक कंडेंस नहीं हो जाएंगे पूरी तरीके से, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तो यहां तक पहुंच जाएंगे। अब 3 to 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस था। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, एंथैल्पी है तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, इसमें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे तो देखो यहां से यहां तक जब तक P2 ना मिले तब तक पहुंच जाएंगे, और 4 to 1 आपका हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी 4 to 1 तक, यहां से यहां तक आपका हीट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा साइकिल हो जाएगा? इस तरीके से आपका साइकिल ड्रॉ हो गया। ओके, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो टीएच डायग्राम, पीएच डायग्राम में, तो आप मुझसे पूछ लोगे। फिर इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड देखेंगे कि सैचुरेटेड कर्व में कौन सी प्रॉपर्टी कहां ड्रॉ करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। यहां तक इस टीएच डायग्राम, पीएच डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। वैसे ये वाली क्लास हम यही फिनिश कर रहे हैं।